नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। एसजी क्लासेज ये हमारा चैनल है और आप इस पे हम डीएलएड की तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2015 का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और इसके साथ और भी क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो कौन था? तो कैकुबाद था। क्या नाम था उसका? कैकुबाद। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? तो उत्तर में होगा कि उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा था। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। 2015 से लेकर 2022 तक पूरा इसमें शामिल है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो उत्तर होगा, सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सल्तनत में तूतीय हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि किसको मिली थी? तो अमीर खुसरो को मिली थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय सर सूबेदार किसे कहा जाता था? किसी क्षेत्र विशेष के जो प्रतिनिधित्व होते थे या सेनापति होते थे उनको क्या कहा जाता था? सर सूबादार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, 86वें संशोधन में, संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? तो इसमें ये कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगला हम लोग पढ़ते हैं, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषयों में कानून बनाए जा सकते हैं, यानी जो भी मामला होगा चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, इसमें दोनों के दोनों लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची में शामिल विषय। अगला क्वेश्चन पूछा है कि FIR का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेल कितने प्रकार की होती हैं? जो सेलें होती हैं उसमें सबसे पहले आता है आग्नेय सेल, औषधि सेल और रूपांतरित सेल। ये 3 तरह की पाई जाती हैं। अगला, स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो 2 सागरों को जोड़ती है, एक होता है लाल सागर और दूसरा है भूमध्य सागर को, इनके जोड़ने का काम करती है। प्रश्न अगला है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कहा जाता है पछुआ पवनें। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि अमेजन और जायरे घाटी के लोगों में मुख्य व्यवसाय क्या थे, यानी कि उनका मुख्य काम क्या था, व्यवसाय क्या करते थे? तो पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग उनका शामिल था। आग्नेय शैल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ग्रेनाइट है, बैसाल्ट है। फिर अगला प्रश्न है कि पेंजिया किसे कहते हैं? देखिए, भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है, भूस्खलन जैसे जमीन का खसकना, एक जगह से दूसरी जगह खसक जाती है, जैसे कि पहाड़ों पे होता है अधिकतर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। तो वही कह रहा है, भूस्खलन के कारण जो भूमि निर्मित होती है, भूखंड निर्माण होता है उसका, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेंजिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किस प्रांत में है, यानी किस राज्य में है? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और ये जो मंदिर है कोणार्क जो है उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी सीधा सीधा आंसर हमारा हो सकता है कि जो सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है वो कहाँ पे? उड़ीसा में है। और कौन इसका निर्माण करवाया था? तो गंग वंश के एक राजा थे राजा नरसिंह देव प्रथम, उनके द्वारा ये कराया गया था। अगला प्रश्न है कि चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? तो चालों के जो चोलो थे, यानी यहाँ पे चोलो होगा, चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? उत्तर होगा सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ था। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी, इब्राहिम लोदी मारा गया। अब बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि यही युद्ध है जो मुगल जो थे वो भारत में आए, यानी बाबर ने अपनी मुगल वंश की स्थापना कर दी और लोदी वंश का क्या हो गया? समापन हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
तो उन्होंने कहा था कि अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना। ठीक है, ये 5 सिद्धांतों में आता है ज़कात का अर्थ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें जो होती है कौन कौन सी होती हैं? तो भूमि की जो भूप्रपट्टी के नीचे अधः स्तर 3 परतें होती हैं। पहला होता है शियाल, दूसरा होता है सीमा और तीसरा होता है निफे। ये 3 होती हैं। अगर पृथ्वी की अगर हम परतों की बात करें तो जिसमें आता है पहला हो गया भूप्रपट्टी, दूसरा हो गया मेंटल और तीसरा हो गया कोर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा है कि आग्नेय शैलों की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो इन चट्टानों की विशेषताएं क्या है? ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित होती हैं। इनमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ये रवेदार चट्टानें हैं। तीसरा है ये कठोर और अपरंगी चट्टानें हैं। चौथा, इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। ठीक है, यानी परत इधर नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जो हमेशा सक्रिय रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी और एक मृत या शांत। सुषुप्त मतलब हो गया कभी कभी ये क्या होता है, इसमें विस्फोट होते रहते हैं। मृत यानी कि पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, इसमें कोई भी विस्फोट या कोई भी हलचल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालू का स्तूप यानी कि देखो, अगर देखा जाए तो बालू का स्तूप यानी कि जो बालू के टीले होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, पवन द्वारा रेत या बालू के निक्षेप में निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बड़ी विविधता देखने को मिलती है। बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में झीलों के रतीले प्रदेश से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि मिस्टल और ब्लिजर्ड जो हैं वो किस प्रकार की हवाएं हैं? तो मिस्टल जो है यह ठंडी ध्रुवीय हवा है जो रोन नदी की घाटी से कोहर चलती है। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लिजर्ड्स के बारे में, फिर आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ब्लिजर्ड्स या हिम झंझावात किसे कहते हैं? तो यह बर्फ के कणों में युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेशों एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड्स का स्थानीय क्रमशः पुर्गा व बुरान है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि संविधान सभा कब बनाई गई थी, इनमें कुल कितने लोग थे? तो सबसे पहले जब संविधान सभा की बात आती है तो सबसे पहली बैठक जो की जाती है उसमें सदस्य देख लीजिए, पहले 389 की निर्धारित की गई थी। 93 देसी रियासतों से और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर थे और 292 क्या थे, ब्रिटिश प्रांतों से शामिल किए गए थे लोगों को। 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 2 दिन बाद जो थे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी संविधान सभा अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर इसमें संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें बाकी जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखने की ज़रूरत है। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग 2016 में। दोस्तों ये देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं लगभग उसको शामिल किया गया है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बस सुन लीजिए, सुनते हुए आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कर पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्ष जो होता है राज्य के उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ धर्म समान होते हैं, यानी कह सकते हैं कि उस देश में या उस राज्य में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, उसको हम लोग पंथ निरपेक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास के 2 ग्रंथों का नाम लिखिए। तो जो सबसे फेमस आता है, एक अभिज्ञान शकुंतलम और दूसरा है रघुवंश महाकाव्य। ये दोनों उनकी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। 2 केंद्रों के नाम में जैसे मथुरा हो गया, सारनाथ हो गया और पाटलिपुत्र हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में अत्यंत विवादास्पद रहा है, यानी कि इसमें कोई सहमति ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय के लिए किया गया है। बाण के हर्षचरित यानी बाण भट्ट के द्वारा हरिश्चरित्र में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों के लिए किया गया है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, यानी सबका अलग अलग तरीकों से ये कहा जाता है कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई थी, यानी राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला है कि भोज किस वंश के राजा थे? तो भोज परमार वंश का राजा था, उसकी राजधानी धारा नगरी थी।
ये 2016 के द्वितीय 2 बार पेपर हुआ था, उसका ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो उसको भी तैयार कर लिए। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव जी की है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। तो उसमें नाम आता है पहला रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और कबीर। ये भक्ति काल के 4 संतों के नाम हैं। जलवायु को स्पष्ट कीजिए, सीधी भाषा में समझिए। किसी भी एक पार्टिकुलर जगह यानी विशेष जगह पे जब मौसम सेम रहता हो लंबे समय के लिए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। मौसम जो होता है वो कुछ घंटों या कुछ समय में ही बदल सकता है। जलवायु जो होती है वो लंबे समय तक सेम मौसम का नतीजा होता है। तो इसीलिए जलवायु जो होती है वो लंबे समय के दीर्घकालीन मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहला जो आता है, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। अब आगे अनुच्छेद 19 के बारे में ये दिखाया गया है, बाकी अपना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं इसमें सिर्फ पूछा हमसे कि 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? तो भूपृष्ठों पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना आरंभ करते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपेक्षित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग कहलाती है। सीधा सिंपल भाषा में समझा जाए तो कहा जाए कि जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं भूस्खलन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति बनते हैं वही सर्वोच्च सेनापति कहलाते हैं। जब सूरज और तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो देखिए, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ये हमको पता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य के कारण ही चमक पाता है या सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, यानी वो दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसीलिए क्या होता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। यह केवल पूर्णमासी के दिन ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत चीन का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो भारत चीन का युद्ध जो हुआ था 1962 में हुआ था। फिर अगले हम लोग बढ़ते हैं, भारत जो है वो किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो है बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़। अगला है राजपूत काल के 4 कवियों के नाम बताइए। तो इसमें नाम आता है पृथ्वीराज रासो, हलायुध, नयन चंद्रसूरी और पद्मगुप्त की। ये चारों लोगों के नाम आते हैं। ये भी प्रीवियस है 2017 का पेपर है, पूरा हल कर लीजिए ताकि इसमें से भी प्रश्न आने की संभावनाएं बन सकती हैं, तो आपका तैयार है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो वल्लाल इनकी रचना है। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है? तो हरिशेण नाम के व्यक्ति हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो पहला आता है कुव्वत अल इस्लाम और दूसरा दिन है 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में राज्य की सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी कौन होता था? तो सुल्तान हुआ करते थे। हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो यू आकार में बदल जाती है। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था में से गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। सूर्याभिपात किसे कहते हैं? तो सूर्य से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसको सूर्याभिताप कहलाता है। अगला है, मूल अधिकार किस पे बल देता है? तो मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि इसमें भारतीय मानव के अधिकार के बारे में बात किया जाता है। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों पर करते हैं? तो श्रम और पूंजी की हम बात करते हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं के 2 आधार हैं। अगला दिया है उत्पादन क्या है? तो उत्पादन जो होता है वो अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा
वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उत्पादन कहते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था। मेगास्थनी द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम क्या था? तो इंडिका था। फिर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के काल में हुआ था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। अगला दिया है कि राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। तो उसमें नाम आता है नालंदा, विक्रमशिला यहाँ पे होगा, काशी है, उज्जैन है और आदि। महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण जो किया था, उस मंदिर का नाम था सोमनाथ मंदिर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन राज्य के आय के दो साधन बताइए, यानी कि उनकी इनकम कहाँ से होती थी, आय कहाँ से प्राप्त होती थी। तो हम लोग बात करते हैं तो उश्र एक शब्द था जिससे मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था। खराज जो था वो गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था। इन्हीं कर से इनकी आय होती थी। अगला दिया है कि परतदार शैल के दो उदाहरण बताइए। तो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, स्लेट है, संगमरमर है और लिग्नाइट है। और अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेरिका की अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लास्ट है, इसके बाद सूर्य ताप किसे कहते हैं? तो सूर्य ताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जाओं को सूर्य ताप कहते हैं। सौर मतलब ऊर्जा जो है लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? तो ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल उठता और नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को हम लोग ज्वार कहते हैं, फ्लो ऑफ द टाइड, एंड नीचे गिरने की हम लोग कहते हैं एब ऑफ द टाइड। इसी को पूरा तरफ से हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नाम आता है जिनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जिनको संविधान के पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो पहला है जीवित रहने का अधिकार, दूसरा घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन जी थे। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। तो सीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। अगला है, सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी है। अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को। फिर अगला है कि अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता गुफाएं सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई थी। दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों का नाम लिखिए। तो पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसके बाद जो था उसके बाद बाबर आता है, यानी मुगल वंश के साथ, जो लोदी वंश को समाप्त करके आगे बढ़ता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। फिर प्रश्न है कि किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश से जाने वाली रेखा जो होती है भूमध्य रेखा है। अपक्षय क्या है? तो अपक्षय जो है ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनसे चट्टानें अपने स्थल पर टूटती रहती हैं और टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़ा रहता है, उसे अपक्षय कहते हैं। ठीक है। अगला दिया मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। मौसम और जलवायु में अंतर है, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय अवस्था को मौसम कहा जाता है, तथा मौसम में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन, है ना, ये जो होगा अल्पकालीन होगा, इसमें दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? तो उसका नाम है मारियाना द्वीप, यानी मारियाना जो गर्त है विश्व की सबसे गहरा मारियाना गर्त है। लगभग इसको 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है ये। अगला दिया है कि मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो आपातकाल स्थिति जब लागू होती है देश में, तो 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार जो भी हैं
वो राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित किए जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न दिया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधीन अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लिख जारी करता है? तो पहला है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार पृच्छादेश और उत्प्रेषण। ये 5 तरह के अधिकार जारी करता है, लिख जारी करता है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के किस प्रकार के 2 प्रकारों का नाम लीजिए। तो पहला है आंशिक मुद्रास्फीति, पूर्ण मुद्रास्फीति, रेंगती या चलती हुई मुद्रास्फीति, और यह सेकुलेशन। ये हो गए। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1986 में, ये पहले भी रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि विकसित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिसकी अर्थव्यवस्था के विकास उच्चतम मानक को प्राप्त कर लिया हो तथा लोग उच्च स्तर के जीवन व्यतीत कर रहे हों। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा एक अति लघु उत्तर प्रश्न। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।